हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म लर्निंग मस्ट गो। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है अब बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है और बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि कब एडमिट कार्ड आएँ और हम कब अपनी तैयारी को तेज़ करें। आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ उन टॉपिक्स को रेगुलर पढ़ते रहना है जिनसे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं और जिनसे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है। उसी सीरीज़ में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिनका नाम है मिस्टर जीन पियाजे। आपके जो सीटेट का सिलेबस है उसमें 3 साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं, मिस्टर जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोस्की। इन तीनों टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों साइकोलॉजिस्ट में सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट हम पढ़ेंगे उनका नाम है मिस्टर जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सिद्धांत दिया है जिसको हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो रचनावाद के लिए दी है। किसके लिए दी है? रचनावाद के लिए दी है। रचनावाद के लिए दी है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं, और रचनावाद क्या होता है? बच्चे अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इन्होंने कहा भी है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। देखिए, जीन पियाजे जो हैं वो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी एक नीस थी, भतीजी थी जिसका नाम था जास्मिन। जब वो उसको एक्टिविटी करते देखते थे तो उनका रुझान मनोविज्ञान की तरफ होता था और शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए जिनकी हरकतों को वो देखते थे और एक डायरी में नोट कर लेते थे, और उसी के आधार पर इन्होंने जो थ्योरी दी है उसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, यानी कि 4 स्टेजेस बताए हैं। पहले ये संवेदी गतिक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और ये 0 से 2 वर्ष चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये हमारी 2 से 7 वर्ष चलती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये 7 से 11 वर्ष चलती है। चौथी जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और ये 11 वर्ष से ऊपर की स्टेज होती है। ये चारों इनकी अवस्थाओं के नाम हैं। अब आगे हम इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। चलते हैं पहली अवस्था की ओर, जिसको हम संवेदी गतिक अवस्था बोलते हैं। देखेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था, जिसको हम संवेदी गतिक अवस्था बोलते हैं या इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ें कैसे सीखता है। छोटा बच्चा, इसकी जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है किस प्रकार से चीज़ों को सीखेगा? बच्चा इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। कैसे? बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, चीज़ों को लेगा और उनको पटकेगा या फिर उन्हें चबाएगा या खींचने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करता है। ज्ञानेंद्रियाँ होती कौन कौन सी हैं? देखिए, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और बच्चा इन्हीं के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। यानी कि बच्चा करके चीज़ों को सीखता है। कैसे? बच्चा किस किस के माध्यम से सीखता है? यहाँ पर लर्निंग कैसे होती है? जो लर्निंग होगी यहाँ पर, लर्निंग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होगी, के माध्यम से, या बच्चा कैसे कर सीखेगा चीज़ों को, या बच्चा चीज़ों को करके सीखेगा। ठीक है ना? बच्चा 2 प्रकार से चीज़ों को सीखेगा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी कैसे सीखेगा, बच्चा चीज़ों को करके सीखेगा। इस स्टेज की 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि इस स्टेज में बच्चा 2 स्थितियों को पार कर लेता है। इस स्टेज पर बच्चा 2 स्थितियों को पार कर लेता है। कौन कौन सी 2 स्थिति होती है समझेंगे। पहली होती है वस्तु स्थायित्व। कौन सी होती है? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस या अजनबी दुश्चिंता, यानी कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं, वस्तु स्थायित्व और अजनबी दुश्चिंता। अजनबी दुश्चिंता, स्ट्रेंजर्स
दुश्चिंता, स्ट्रेंजर्स एनेक्साइटी, एनेक्साइटी। ठीक है, देखेंगे दोनों चीज़ें क्या होती हैं। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, आपने भी बच्चों के साथ ये हरकत की होगी, बच्चा छोटा होता है तो क्या करते हैं आप, उसकी चीज़ों को छुपा देते हैं और कहते हैं कि चीज़ बिल्ली ले गई, आपका खिलौना चिड़िया ले गई। तो क्या बच्चा छोटा होता है तो आपकी बात को मान जाता है? हाँ, जब बच्चा छोटा होता है तो वो आपकी बात को मान जाएगा, लेकिन 2 वर्ष के अंत तक आते आते वो इस बात को समझ जाता है कि वस्तुएं यूं ही गायब नहीं हो जाती, आपने उसको कहीं छुपा दिया है। यानी कि 2 वर्ष के अंत तक आते आते अब उसे आप बुद्धू नहीं बना सकते। बच्चा समझ जाता है कि वस्तुएं स्थायी हैं, वस्तुएं स्थायी हैं, वे यूं ही गायब नहीं हुआ करती, यूं ही गायब नहीं हुआ करती, नहीं हुआ करती। और क्या करता है बच्चा? अपनी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है। बच्चा अपनी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। अजनबी दुश्चिंता क्या होता है? जब बच्चा छोटा है और बच्चा कैसा है? अजनबी है, आप उस बच्चे को लेने की कोशिश करते हैं, तो बताइए क्या बच्चा आपके पास आ जाता है? नहीं, बच्चा आपके पास नहीं आएगा, बल्कि क्या करने लगेगा? बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसके लिए अजनबी हैं और बच्चे को आपसे क्या है? भय है। यानी कि बच्चों को अजनबियों से भय लगता है, इसी को हम कहते हैं अजनबी दुश्चिंता। यानी कि क्या? अजनबियों से भय, अजनबियों से भय जो होता है, बच्चों को जो भय लगता है वही क्या कहलाती है? अजनबी दुश्चिंता कहलाती है। आप दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है और अजनबी दुश्चिंता क्या होती है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें 2 गुण पाए जाते हैं, वस्तु स्थायित्व और अजनबी दुश्चिंता। तो आप बताएंगे पहली स्टेज यानी कि संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगली स्टेज की ओर। अगली जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस उम्र का बच्चा चीज़ों को कैसे सीखेगा? देखिए, इस एज का बच्चा क्या करेगा? जैसा आप कहेंगे उन्हीं बातों को दोहराएगा, जैसा आप करेंगे उन चीज़ों को दोहराएगा। क्या करेगा? कभी टीचर बन जाएगा, कभी पापा बन जाएगा, यानी कि आपके ही रोल को प्ले करेगा। झूठे मूठे नाटक करेगा, गुड़िया गुड्डे का खेल खेलेगा, क्या करेगा? चोर पुलिस खेलेगा, अपने समूह में जाएगा, कहेगा तुम भागो, तुम चोर हो और मैं पुलिस हूँ। इस तरीके के खेल बच्चा खेलेगा। यानी कि बच्चा इस अवस्था में अनुकरण के माध्यम से सीखेगा, रोल प्ले के माध्यम से सीखेगा, इन प्रकार के खेलों के माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो लिख लेते हैं इस चीज़ को। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि आपको फॉलो करके चीज़ें सीखता है, अनुकरण के माध्यम से। यहाँ पर लर्निंग जो होगी ना, लर्निंग वो होगी अनुकरण के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, और किस चीज़ के माध्यम से होगी? दिखावटी खेल के माध्यम से। गुड़िया गुड्डे का खेल हो गया, चोर पुलिस का खेल हो गया, दिखावटी खेलों के माध्यम से, जब आपके आसपास कोई बच्चा हो, इस एज का हो, तो आप देखिएगा वो किस प्रकार से खेलता है, तो आप समझ सकेंगे पियाजे की अवस्था क्या कहना चाह रही है। आप समझ ही गए होंगे वैसे तो कि यहाँ पर बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है। इसमें भी 2 गुणों को बच्चा प्रदर्शित करता है। कौन कौन से गुण हैं इस अवस्था में? देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा 2 गुणों को प्रदर्शित करता है, 2 गुणों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से गुण हैं 2? देखेंगे, पहला जो है अहम केंद्रिता, और दूसरा है जीववाद।
दो गुणों को प्रदर्शित करता है। अहम केंद्रिता होती है ईगो सेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, और जीववाद होता है एनिमिज्म। दोनों चीज़ें क्या होती हैं देखेंगे। अहम केंद्रिता क्या होता है, अहम मतलब होता है मैं ही मैं, यानी कि बच्चा जो करे वो सही, बच्चा जैसे करे वो सही, बच्चा जो सोचे वो सही। बच्चे को लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं वो औरों को भी पसंद आनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर लें तो छोटा बच्चा जब होता है, इस एज का जो बच्चा होता है उसे कार्टून देखना बहुत पसंद होता है, और वो उसे लगता है कि आपको भी कार्टून देखना पसंद आएगा। तो वो क्या कहता है, मम्मी देखिए कार्टून कितना अच्छा आ रहा है, देखिए टॉम जेरी कितने अच्छे से गेम खेल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या होता है, केवल अपने दृष्टिकोण को देखने, सोचने और समझने में सक्षम होता है, उसे दूसरे के दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं होता, वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असक्षम होता है। तो देखेंगे अहम केंद्रिता यानी कि अपने ही दृष्टिकोण को समझने में सक्षम, अपने ही दृष्टिकोण को समझने में सक्षम, दृष्टिकोण को समझने में सक्षम, व दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, ठीक है। अहम केंद्रिता अपनी अपनी चलाएगा, आप जो उसे पसंद है वही वो देखेगा और वही ज़बरदस्ती आपको भी दिखाएगा, ठीक है। जीववाद क्या होता है, इस बार एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं और एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है, उसकी गुड़िया है, वो उससे खेल रही है, कहीं गुड़िया गिर गई तो क्या होगा, उसे लगेगा कि मेरी गुड़िया को चोट लग गई, क्या करेगी, उसको दवाई लगाएगी, पट्टियाँ करेगी। इसी तरीके से बच्चा जो होता है उसका कोई भी खिलौना है तो क्या करेगा, अगर वो कहीं गिर गया या उसको खरोच भी आ गई तो क्या करेगा, उसको पट्टी करेगा, उसको दवाई लगाएगा, कहेगा मेरे खिलौने को चोट लग गई और खुद भी रोने लगेगा। इस प्रकार की जो बच्चे की भावना होती है वही जीववाद कहलाती है। तो जीववाद क्या होता है, निर्जीव चीज़ों में भी जीवन समझना, निर्जीव चीज़ों में भी जीवन समझना, ठीक है। यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी जीवन समझना, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझना ही क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। इस अवस्था का बच्चा इन दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है, और ये दोनों ही गुण कैसे हैं, नेगेटिव गुण है। क्यों, जो चीज़ें नहीं हैं उस चीज़ों से वो ग्रस्त है, ठीक है। ये दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। अहम केंद्रिता नहीं होनी चाहिए लेकिन उसमें है। जीववाद, निर्जीव चीज़ों में जीवन नहीं होता लेकिन वो समझता है। ये दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। जबकि पहली वाली अवस्था में जो हमने की थी, वस्तु स्थायित्व और अजनबी दुश्चिंता, उन दोनों स्थितियों से बच्चा बाहर आ रहा था, तो वहाँ पर कैसी थी, पॉजिटिव लर्निंग थी, और यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव लर्निंग है। आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस स्टेज का बच्चा चीज़ों को कैसे सीखता है, इस स्टेज का बच्चा तार्किक चिंतन द्वारा चीज़ों को सीखता है। यहाँ पर लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग जो होगी, लर्निंग कैसे होगी, तार्किक चिंतन के माध्यम से होगी, तार्किक चिंतन के माध्यम से। तार्किक चिंतन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से लर्निंग होगी। कैसे होगी, बच्चा है, इस एज का बच्चा यानी कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा आपके साथ कहीं जा रहा है, किसी चीज़ को उसने देख लिया, क्या कहेगा, ये चीज़ क्या है, बता दिया आपने क्या है चीज़, क्यों है, बता दिया क्यों है, किसने बनाया है, किस चीज़ के लिए है, क्या होता है इससे। ओ माय गॉड, इस स्टेज के बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी होती है।
क्वेश्चंस की इस तरीके से झड़ी लगा देगा कि आप क्या होगा, इरिटेट हो जाएंगे। आप एक टाइम के बच्चा कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चा इस स्टेज पर तार्किक चिंतन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। कैसे सीखता है? तार्किक चिंतन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन चालू, एक चीज़ के बारे में पूछ नहीं पाया, दूसरी चीज़ के बारे में फिर से पूछना चालू। तो इस स्टेज का बच्चा जो है क्या होता है, बहुत जिज्ञासु होता है और तार्किक चिंतन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इस स्टेज का जो बच्चा होता है उसमें भी कुछ गुणों का विकास हो जाता है। कौन कौन से गुण हैं और कितने गुण होते हैं देखेंगे। इस स्टेज के बच्चे में, इस अवस्था के बच्चे में बच्चे में 6 गुणों का विकास हो जाता है। कितने? 6 गुणों का विकास हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो गुण है वो कौन से स्टेज प्रदर्शित करती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 6 गुणों का विकास हो जाता है, कौन कौन से 6 गुण हैं देखेंगे। पहली है पलटावी। पहला गुण कौन सा है? पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी। दूसरा क्या है? संरक्षण इज कंजर्वेशन। तीसरा क्या है? विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंटरिंग। चौथा है श्रेणीकरण यानी कि सीरिएशन। पांचवा जो है वो है संक्रामिता। संक्रामिता को क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिविटी। ठीक है, ट्रांसिटिविटी। पहला है पलटावी, दूसरा संरक्षण, विकेंद्रीकरण, सीरिएशन, संक्रामिता। एक और चीज़ बची है वो है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। अगला क्या है? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या होती हैं 6 की 6 चीज़ें देखेंगे एक एक के बारे में। पहला है पलटावी क्या होता है? जीन प्याजे जी कहते हैं अगर कोई बच्चा चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा तो वो किसके कारण है? पलटावी को ना समझ पाने के कारण है। लेकिन इस स्टेज का बच्चा इन सारी चीज़ों को समझने लगता है, पलटावी को समझने लगता है। कैसे? बच्चा समझने लगता है कि चीज़ों को पुनः उसकी पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। कैसे? एक बॉल है, अगर उसकी हवा निकाल दी जाए तो इस स्टेज का बच्चा समझ सकता है कि बॉल को वापस उसकी पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं पलटावी। और क्या होता है? इस स्टेज के बच्चों को सवालों को क्रॉस चेक करना सिखा दिया जाता है। कैसे? और उसको समझ भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? अगर बच्चे से कहा जाए 6 और 3 हो गए 9, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि 9 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो वापस से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये चीज़ें बच्चा समझ जाता है, इसी को बोलते हैं पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, बच्चों में पलटावी का गुण विकसित हो जाता है। आगे देखेंगे संरक्षण क्या होता है? इसको लिख लो चाहे तो। बच्चा समझ जाता है कि चीज़ों को पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिए, याद रहे ताकि आपको। आगे देखेंगे संरक्षण क्या होता है। संरक्षण इज कंजर्वेशन। क्या होता है? संरक्षण होता है कि चीज़ों को उलटने पलटने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है कि चीज़ों में अगर हेर फेर कर दे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? संरक्षण को ना समझ पाने का एक हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, 2 बच्चे हैं,
मम्मी के साथ बाज़ार गए, मम्मी ने दोनों को 10-10 वाली चॉकलेट दिला दी। अब हुआ क्या, छोटा बच्चा था, रोने लगा कि मुझे 2 चॉकलेट चाहिए। मम्मी ने क्या काम किया, वो 10 वाली चॉकलेट लेके दुकानदार को वापस दी और उससे 5-5 वाली 2 चॉकलेट लेकर बच्चे को दे दी। अब बच्चा बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे 2 चॉकलेट मिल गई, कि मुझे अब 2 चॉकलेट मिल गई, अब वो खुश है। क्यों खुश है वो? क्योंकि वो संरक्षण को नहीं समझ पा रहा, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि चीज़ की मात्रा एक ही है, केवल उसको 2 भागों में बाँट दिया गया है। इसी को कहते हैं संरक्षण को ना समझ पाना। एक और एग्जाम्पल लेंगे, जो कि आपका प्याजे जी का एग्जाम्पल है। माँ ने बच्चे को जूस दिया, और जूस किस में दिया? चौड़े मुंह वाले ग्लास में दिया। क्या होगा, जब चौड़े मुंह वाले ग्लास में जूस को देंगे तो उसकी क्या होगी, मात्रा कम लगेगी, क्योंकि उसकी धारिता ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो ग्लास में नीचे ही रह जाएगा। बच्चा रोने लगा कि मुझे और जूस चाहिए। मम्मी ने क्या काम किया, उस ग्लास का जूस निकालकर पतले मुंह वाले ग्लास में पलट दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि दूसरे वाले ग्लास की धारिता कम है, कैपेसिटी कम है, तो उसमें जूस ऊपर तक आ गया। बच्चा खुश हो गया कि मुझे ज़्यादा जूस मिला। ये किस लिए होता है? क्योंकि बच्चा संरक्षण को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इस स्टेज का बच्चा क्या होता है, संरक्षण को समझने लगता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, चीज़ों को उलटने पलटने पर, चीज़ों को उलटने पलटने पर उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस स्टेज का बच्चा ये बात समझने लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है कई पहलुओं को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। ठीक है, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इस एज का जो बच्चा होता है विकेंद्रीकरण को समझ जाता है। अब विकेंद्रीकरण को ना समझने के एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखेंगे, एक बच्चा है और मार्केट जाता है, उसको चाहिए एक पेंसिल बॉक्स। मम्मी मार्केट लेकर गई, मम्मी को पेंसिल बॉक्स अलग पसंद आया और बच्चे को अलग पसंद आया। बच्चा केवल उसका ऊपरी लुक देखकर चाहता है कि उसे वही पेंसिल बॉक्स दिलाया जाए, लेकिन मम्मी कई चीज़ों को सोच रही हैं कि पेंसिल बॉक्स एक तो बजट में हो, मजबूत हो और अच्छा हो, जिसको बच्चा अच्छे से यूज़ कर पाए। लेकिन बच्चा क्या देख रहा है, केवल उसका लुक देख रहा है, वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहा है, जबकि मम्मी कई पहलुओं पर सोच विचार करके चीज़ को खरीदना चाहती हैं। इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण को ना समझ पाना। बच्चा क्या कर रहा है उस समय, बच्चा विकेंद्रीकरण को नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो विकेंद्रीकरण को समझने लगता है। क्या, कई पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना, ध्यान में रखकर निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, जो कि बच्चा इस स्टेज पर समझ जाता है। एक और एग्जाम्पल लें, जो कि आपके सीटेट में पूछा गया एक क्वेश्चन है। बच्चा कहता है चाचू लंबे हैं इसलिए चाचू बड़े हैं, मम्मी छोटी हैं इसलिए चाचू उम्र में छोटी हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा केवल एक ही फैक्टर को ध्यान में रखकर निर्णय ले रहा है। क्या, लंबाई को देखकर ही वो बता पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जबकि उसने बाकी के फैक्टर्स को छोड़ दिया है, उम्र को छोड़ दिया है, रिश्ते को छोड़ दिया है कि रिश्ते में कौन बड़ा है, उम्र में कौन बड़ा है, उससे इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसे क्या चीज़ दिख रही है कि चाचू लंबे हैं तो चाचू बड़े हैं, और मम्मी छोटी हैं तो मम्मी क्या है, उम्र में भी छोटी हैं। तो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण को ना समझ पाना। इसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण को ना समझ पाना, जबकि बच्चा जो है यहाँ पर विकेंद्रीकरण को समझने लगता है। अगला देखेंगे श्रेणीकरण। श्रेणीकरण होता है सीरिएशन। ये क्या होता है, आकार के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, सीरिएशन कहलाता है। यानी कि लिख लेंगे इसको, आकार के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना, यानी कि
छोटे से बड़े की ओर चीज़ों को लगाना, बड़े से छोटे की ओर चीज़ों को लगाना, यानी कि बच्चे साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है। अगला देखेंगे संक्रामिता। संक्रामिता क्या होती है? ट्रांजिटिविटी। ये क्या होती है? यहाँ पर तो बच्चा आकार के अकॉर्डिंग चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा है। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। यहाँ पर कई पहलुओं को ध्यान में रखकर, क्या? कई पहलुओं को ध्यान में रखकर बच्चा चीज़ों को व्यवस्थित करता है। ये लिख लेंगे यहाँ पर, कई पहलुओं, ढंग से लिख लेते हैं, कई पहलुओं को ध्यान में रखकर चीज़ों को व्यवस्थित करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। बच्चे की बुक्स की अलमारी है, यानी कि बुक शेल्फ है। क्या उसमें बच्चा बुक्स को केवल आकार के आधार पर ही व्यवस्थित करता है? नहीं। कैसे बुक्स को व्यवस्थित करता है? कि हिंदी की बुक्स कौन सी हैं, इंग्लिश की बुक्स कौन सी हैं, किस बुक्स की उसे अब ज़रूरत नहीं है तो उनको अलग रखेगा, किन बुक्स की उसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें अलग रखेगा, जो चीज़ें उसने पढ़ ली हैं उनको अलग रखेगा, जो बुक्स पढ़नी बाकी हैं उन्हें अलग रखेगा। यानी कि बच्चा कई पहलुओं को ध्यान में रखेगा, तब वो अपनी बुक्स की अलमारी को लगाएगा। इसी को कहते हैं संक्रामितता, यानी कि कई पहलुओं को ध्यान में रखकर चीज़ों को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संक्रामितता कहलाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेंगे। एग्जाम्पल, बुक सेल्फ अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे, बुक सेल्फ अरेंजमेंट। या फिर डाइनिंग टेबल को लगाना। डाइनिंग टेबल पर भी क्या है, हम बर्तनों को आकार के हिसाब से नहीं लगाते, उनके यूजेस के हिसाब से लगाते हैं। कई पहलुओं को ध्यान में रखकर हम क्या डाइनिंग टेबल को भी लगाते हैं। अगला देखेंगे वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होगा? ये तीनों ही क्या मिलते जुलते हैं, तो इनमें कन्फ्यूज़न भी होता है। वर्गीकरण क्या होगा? क्लासिफिकेशन, यानी कि दो चीज़ों में क्लासीफाई कर देना, यानी कि ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ग्रुपिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। कैसे? एक क्लास है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, तो क्या करना है हमें? बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्लासिफिकेशन करना है, बॉयज़ को अलग करना है, गर्ल्स को अलग करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बुक्स हैं आपकी, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स को अलग अलग क्लासीफाई करना है, अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे आप? हिंदी की अलग रखेंगे, इंग्लिश की अलग रखेंगे, मैथ्स की अलग रखेंगे, साइकोलॉजी की अलग रखेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या करना? ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये अवस्था समझ में आई होगी और इस अवस्था में जो 6 गुण पाए जाते हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अगली अवस्था की ओर। अगली जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से ऊपर वाली अवस्था होती है, 11 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था होती है। इस स्टेज पर बच्चा चीज़ों को कैसे सीखता है? इस स्टेज पर बच्चा अमूर्त चीज़ों को समझ सकता है। क्या होता है? इस स्टेज का बच्चा अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, यानी कि अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा। इससे पहले वाली अवस्था में क्या था? बच्चा तार्किक चिंतन को प्रारंभ कर रहा था और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन को प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन क्या होती है? जो चीज़ें हैं नहीं उनके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त क्या होती है? जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में अगर बच्चा सोच पा रहा है तो वो क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। इसमें क्या होता है? बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट को बच्चा समझ सकता है। ठीक है, बच्चा समझ सकता है। कैसे सकता है? कैसे समझ सकता है? आपने देखा होगा बीजगणित। बीजगणित क्या होता है? एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है और वो किस एज पर बच्चे को सिखाया जाता है? वो लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा की उम्र पर बच्चों को सिखाया जाता है। जब बच्चा 11 वर्ष की अवस्था को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 6th क्लास से बच्चे को अमूर्त कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, बीजगणित सिखाया जाता है। कैसे?
बीजगणित अमूर्त कॉन्सेप्ट कैसे है? माना CP बराबर x, x क्या, CP पता नहीं है, हमें मान लिया है हमने, जो चीज़ नहीं है उसको हम सोच पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? अमूर्त कॉन्सेप्ट कहलाता है। माना CP बराबर x और प्रिंसिपल बराबर y, इस टाइप से जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे को इस एज पर समझ में आने लगते हैं। यानी कि बच्चों को अमूर्त कॉन्सेप्ट कब सिखाए जाते हैं? 11+ की उम्र पर सिखाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीजगणित हो जाएगा, यानी कि जिसे हम एलजेब्रा भी कहते हैं। ठीक है, बीजगणित। इसमें किस किस प्रकार के चिंतन बच्चा प्रारंभ कर देता है? बच्चे द्वारा किए जाने वाले चिंतन, इस अवस्था में लिख लीजिए, इस अवस्था में बच्चे द्वारा किए जाने वाले चिंतन, कौन कौन से चिंतन बच्चा कर सकता है? पहला है वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन। पियाजे जी ने कहा है कि बच्चा जो है वो एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह काम करता है। बच्चा जो सोचता है वो एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह सोचता है। तो वैज्ञानिक चिंतन क्या होता है? कि कोई चीज़ अस्तित्व में है तो वो क्यों है, इस चीज़ के रीज़न को जानने की कोशिश करना ही वैज्ञानिक चिंतन कहलाता है। दिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दिन के बाद रात हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, इस चीज़ को जानने की कोशिश बच्चा करता है, इसको कहते हैं वैज्ञानिक चिंतन। दूसरा है निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन क्या होता है? कि अगर हम बच्चे को फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन हल कराएं तो बच्चा आसानी से समझ सकता है, जबकि छोटे बच्चे को अगर हम फॉर्मूला लिखा दें और कहें क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। निगमन क्या होता है? निगमन विधि क्या होती है? पहले बच्चे को नियम बता देना, उसके बाद क्या करना? बच्चों से क्वेश्चंस को हल करवाना। जबकि आगमनात्मक विधि क्या कहती है? कि बच्चों को पहले उदाहरण दीजिए, बच्चों से ही नियम निकलवाइए। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर निगमनात्मक विधि से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उनको समझ सकता है, निगमनात्मक चिंतन को कर सकता है। तीसरा जो है वो है अमूर्त चिंतन। कौन सा है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन के बारे में आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है, उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ये चारों अवस्थाएं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं और आई होप कि आप इन चारों अवस्थाओं को समझ गए होंगे। इस संज्ञानात्मक विकास से एक और महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जाती है, वो है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या कमियां हैं। तो जल्दी से उन चीज़ों को भी जान लेते हैं ताकि आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या कमियां रह गई हैं। भिन्न भिन्न साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या कमियां रह गई हैं। देखेंगे, पहली जो कमी है वो है बच्चे के विकास में समाज की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया है। क्या किया है पियाजे जी ने? पियाजे जी ने बताया है कि बच्चे ज्ञान के निर्माता हैं और उन्होंने कहीं नहीं बताया है कि बच्चे के विकास में समाज की क्या भूमिका है। समाज यानी कि क्या भूमिका परिवार की है, क्या भूमिका पड़ोस की है, क्या विद्यालय की है, क्या उसके मित्रों की है। इस चीज़ को पियाजे जी ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। तो उन्होंने बच्चे के विकास में कहीं पर भी समाज की भूमिका का जिक्र नहीं किया है, समाज की भूमिका का जिक्र नहीं किया है। इसी को सिद्धांत का ड्रॉबैक माना जाता है। दूसरा देखेंगे, पियाजे ने सैंपल के तौर पर अपने ही बच्चे लिए हैं, जबकि विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव भी पड़ता है। पियाजे ने क्या किया है? उनके 3 बच्चे थे, उनके आधार पर ही इन्होंने ये थ्योरी दी है और साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि बच्चे के जो विकास है उस पर आनुवंशिकता का प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि पियाजे एक साइंटिस्ट थे, उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट भी हुए हैं, तो अपने आप में वो एक इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनके बच्चे तो इंटेलिजेंट होंगे ही। उन्होंने सैंपल के तौर पर अन्य बच्चों को क्यों नहीं लिया, ये साइकोलॉजिस्ट ने इनके सिद्धांत की एक कमी बताई है। ठीक है, आगे देखेंगे, इन्होंने विकास को अवस्थाओं में बांट दिया है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
इन्होंने क्या किया है कि बच्चा इस स्टेज पर ये चीज़ें सीख जाएगा, इस स्टेज पर ये चीज़ें सीख जाएगा। बच्चे के विकास को इन्होंने अवस्थाओं में बांट दिया है। कैसे? इन्होंने बताया है, स्टेजेस बताई हैं, बच्चे के विकास की कुछ स्टेजेस बताई हैं इस प्रकार से। जबकि विकास कैसा है, विकास एक का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का जो ग्राफ होगा हमेशा सीधी लाइन में बनेगा। क्यों? बच्चा का अभी डेवलपमेंट इतना था, फिर उससे बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। बच्चे का डेवलपमेंट हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चे का जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि पियाजे जी ने बच्चे के विकास को अवस्थाओं में बांट दिया है। ये इनके सिद्धांत का एक ड्रॉबैक है। अगला देखेंगे, इनका सिद्धांत जैविक सिद्धांत है, जिसमें बच्चे के दिमाग का विकास उनके उम्र के आधार पर होता है। पियाजे जी ने बताया है 0 से 2 वर्ष का बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा, 2 से 7 वर्ष का ये चीज़ें सीख जाएगा, 7 से 11 वर्ष का ये, 11 से ज़्यादा वाला ये। इन्होंने बच्चों की जो बुद्धि के आधार पर उसका विकास बताया, यानी कि उनकी बुद्धि का जो विकास है वो उम्र के आधार पर बताया है कि बच्चा इतना बड़ा होगा तो उसकी जो बुद्धि है वो इतनी हद तक डेवलप हो जाएगी। तो इसको भी साइकोलॉजिस्ट ने एक ड्रॉबैक माना है, इसको भी एक कमी माना है। तो ये भी इनके सिद्धांत का एक ड्रॉबैक है। तो ये 4 कमियां इस सिद्धांत से निकल कर आती हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और बची है जो कि पियाजे जी ने बताई हैं, वो है अनुकूलन की अवस्थाएं। वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो गया है। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही यूज़फुल है। आज के बाद आपको ये सिद्धांत कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।